हेलो बच्चों, बेटा आज अभी हमारा जो टेस्ट हुआ था कल, ठीक है, संडे को, इस संडे को जो टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन की वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से देखना। अभी हम कुछ सेक्शन कर करके थोड़ी वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, ठीक है ना, और उसके हिसाब से फिर टाइम नहीं है इतना, तो अभी कुछ सेक्शंस की वीडियो बना रहे हैं। पहले सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट कर रहे हैं, फिर सेक्शन सी और सेक्शन डी की एक साथ आ जाएगी, ठीक है बच्चे, फिर ई की केस स्टडी की अलग आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अपने आंसर भी चेक कर लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास वो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ना, तो इसको बड़े ध्यान से समझना। मैट्रिक्स वाला जो क्वेश्चन है इसको बड़े ध्यान से समझना। क्या है बच्चे, हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ए जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 0 1 -1 और 0, और इसमें बच्चे आपको क्या है 3i + 4a, और ये कितना है बच्चे 3i - 4a इक्वल टू किसके है, x² i के है बच्चे। अब समझना बड़े ध्यान से, मैं इसमें x की वैल्यू आपको निकालनी है। पहले यहाँ पर देखो फॉर्मूला लग गया a + b a - b, तो ये हो गया 9i² - 16a² इक्वल टू में x² i। क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पर हम बात करें तो 9i², और i² हमेशा किसके इक्वल होता है, अगर बात करिए तो i² किसके इक्वल होता है, i के, और यहाँ पर क्या ए मैट्रिक्स है तो इसमें आपको a² की जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ पर पहले a² निकाल लो, मतलब ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से आप कर दो। 0 1 -1 0 0 1 -1 0, आप जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, इधर देखो जरा मल्टीप्लाई करके -1 यहाँ से आपने किया। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आपका है 0, इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आपके पास कितना आ गया, -1 आ गया। क्लियर है बच्चे। अब यहाँ पे कितना है 9i, तो ये हो गया 9009 माइनस इसमें आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा -16 0 0 -16 इक्वल टू में x² 0 0 और x², ये हमारे पास हो गया, पूरा मैट्रिक्स बन गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना है मेरे बच्चे 25 0 0 25 इक्वल टू में x² 0 0 x², तो बेटा x² की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई +-5, तो हमारा इसका ऑप्शन आ गया सी। ठीक है बच्चे। अब आप इसका अपना आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है, अपना आंसर देख सकते हैं, और इसको यहाँ पर वीडियो को रोक के आप अपना पहले इसको, अगर सॉल्यूशन किसी को लिखना है तो वो सॉल्यूशन आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चे। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैट्रिक्स का ही है, आपके पास a इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 0 1 0 0, तो पहले मुझे a² निकालना पड़ेगा, तो a² कितना हो जाएगा, पहले a² निकालो। देखो मुझे निकालना क्या, a की पावर 24 है ना, नहीं 2024 आपको निकालना है इसमें। तो बेटा जब भी बड़ी बड़ी पावर हो ना, तो आप सबसे पहले निकालने की कोशिश क्या करो a², और a² के बाद आपका आंसर आराम से इजीली आ जाएगा। यही है। अब देखो जरा इसमें a², जब आप करेंगे a² तो ये कितना है 0 0 0 0, तो जब a² 0 आ गया तो बेटा a की पावर कुछ भी आप करोगे तो उसका कुछ भी का मतलब है कि 2024 कैसे आएगा, अगर मैं a² में किससे कर दूं 1 0 1 2 से, कि अगर दोनों तरफ मैं पावर कर दूं और 0 की पावर 1 0 1 2 कर दूं, तो इधर कितना हुआ 2 0 2 4, और इधर कितना हो गया 0, तो इसका भी ऑप्शन इज 0। क्लियर है, बात समझ में आ गई, पक्का। चलिए हम आगे की बात करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसको आप वीडियो को वहीं पर पॉज करके आप लिख सकते हैं, अपना कैसे करना है क्वेश्चन वो भी आप देख के दोबारा क्वेश्चन हिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, ए एंड बी आर 2 नॉन जीरो वैक्टर्स हैं, है ना, 2 नॉन जीरो वैक्टर्स हैं, और सच दैट ऐसे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी 0 है, उन पे प्रोजेक्शन, अगर आप प्रोजेक्शन आप निकालते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू किसके होता है मेरे बच्चे, वेक्टर डॉट वेक्टर बी अपॉन में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा, और उसके प्रोजेक्शन की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, कितनी गिवन है 0 गिवन है। अब यहाँ से उसने दे दिया, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मतलब जिस पे भी हम प्रोजेक्शन डालते हैं उसका क्या आता है यूनिट वेक्टर, डॉट जो उसका निकालते हैं उसका डॉट आता है। ठीक है, जैसे मतलब आपको ए ऑन बी निकालना है
तो फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी ऑन ए निकालना है तो होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। क्लियर है, बात आ गई बच्चे समझ में? ठीक है, अब मैं यहां से क्वेश्चन कर रहा हूं पूरा, तो ये कितना हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू में 0। अब यहां से आपका द एंगल बिटवीन निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। जब दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो इनका थीटा कितने डिग्री का हो जाएगा मेरे बच्चे? 90 डिग्री का, π/2। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन इज ए। क्लियर है, चले हम आगे। ठीक है, आप समझो बच्चे बड़े ध्यान से, है ना? आप अपना लिख सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। क्या बोला उसने? इफ द वेक्टर आई कैप माइनस बी जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना? ये वेक्टर तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को इक्वली क्या कर रहा है? इंक्लाइन कर रहा है ना? तो वेक्टर बी की वैल्यू बतानी है कि उस टाइम पे बी की वैल्यू हमारे को बतानी है। इक्वली इंक्लाइन कर रहा है तो अगर हम बात करें तो फिर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। मतलब हम डायरेक्शन कोसाइन के हिसाब से निकाल सकते हैं, है ना? तो कॉस एल्फा इक्वल टू हो जाएगा कॉस बीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा? कॉस गामा के। और एक बताऊँ, मैं इसमें इतना बड़ा जाने की जरूरत भी नहीं है, इसने बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया है। ये वेक्टर इक्वल इंक्लाइन कर रहा है, बी की वैल्यू बतानी है तो बी की वैल्यू सीधे आ जाएगी आपकी क्या? -1। ठीक है बच्चे, इसमें इतना बड़ा और भी जाने की जरूरत है भी नहीं। इसमें अगर आप निकालेंगे तो अगर जब भी डायरेक्शन कोसाइन आप निकाल रहे, अगर आप उस कॉन्सेप्ट से भी अगर आप जा रहे हो, है ना, तो इनमें तीनों के यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी? सेम आएगी। इनके तीनों के डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम आएगी। तो बी की वैल्यू, सिर्फ बी की पूछी है उसने, बी की पूछी है, तो वो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? -1। क्लियर है, बात समझ में आ गई? मतलब उसने एक तरीके से डायरेक्शन रेशियो की बात करी गई है इसमें, है ना? चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको समझो पहले बड़े ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? d/dx fx आपके पास कितना है बच्चे? log x। आपको fx की वैल्यू निकालनी। अरे भाई बड़ा सिंपल है यार, डेरिवेटिव है तो जाके इंटीग्रेशन ले जाओ। .1, ठीक है बच्चे? तो यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा? log x डॉट 1। तो यहां पर देखो जरा, इसमें हम क्या लगाएंगे? आइलेट, ये फर्स्ट और ये क्या है? सेकंड। फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड फंक्शन बाहर, ठीक है बच्चे? और फर्स्ट का क्या? डेरिवेटिव डॉट 1 dx। ठीक है बच्चे, ये कितना हो जाएगा? log x डॉट x माइनस 1/x डॉट x dx। x से x कट गया, log x डॉट x माइनस x प्लस c fx इक्वल टू। क्लियर है? आगे बच्चे बात समझ में? अपना आंसर आपको मैच कराना है तो यहाँ से आप x क्या ले सकते हैं? कॉमन। ये क्या हो जाएगा? log x माइनस 1 प्लस c। क्लियर है बच्चे? तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसका आंसर, पहले तो यहाँ से अपना सॉल्यूशन आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है? मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को थोड़ी देर रोक के और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपके इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। क्लियर है? चले बच्चे हम आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। उन्हें क्या बोला? जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? dx dy माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx इक्वल टू dx। ठीक है बच्चे, यहाँ से कितना हुआ? x dy इक्वल टू में dx प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। x dy इक्वल टू में यहाँ से आपका हो गया, कॉमन आ गया dx, अंदर क्या बच गया मेरे बच्चे? ये आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन में dx इक्वल टू आपके पास कितना आ गया? 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। तो dy अपॉन में dx इक्वल टू आपके पास आ गया। अगर हम यहाँ से इसका वेरिएबल सेपरेशन कर दें कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सोल्व करनी है, आपका वेरिएबल सेपरेशन इजीली आपके अंदर इसके अंदर हो रहा है। इंटीग्रेशन आप बोथ साइड कर दो, ये कितना आ गया? y, इसका कितना हो गया? 2 log x, इसका कितना हुआ? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के c। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी का आपका ऑप्शन आ रहा है। क्लियर है? चले बच्चे आगे की बात कर देते हैं, बड़े ध्यान से समझना।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि अब आप एक चीज़ मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 वैसे भी आसान है। अगर आप इसका फीजनेबल रीजन बनाएंगे तो फीजनेबल रीजन के अकॉर्डिंग जब आप इसका ग्राफ देखेंगे तो वो आप इसके जो क्या कैसा निकल रहा होगा, अनबाउंडेड फीजनेबल रीजन आ रहा होगा, है ना, बाउंडेड नहीं आ रहा होगा, अनबाउंडेड आ रहा होगा, और उसके हिसाब से आपके पास दो क्या आएंगे, इसके कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे। क्लियर है आगे बच्चे? ठीक है, अगला देख लेते हैं भाई हम क्वेश्चन नंबर 8। उन्होंने क्या बोला है, एक ट्राइंगल है ABC, है ना, एक ट्राइंगल है ABC, ABC, AB वेक्टर I प्लस J प्लस 2K और AC वेक्टर कितना है 3I माइनस J प्लस 4K। ठीक है बच्चे, यहाँ पर ये आपको दो वेक्टर दिए AB और AC, यहाँ पर एक पॉइंट है D, D इज कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ BC। देन वेक्टर AD आपको निकालना है, कितना होगा, ये वाला वेक्टर निकालना है। अच्छा ये मिड पॉइंट है तो इनका रेशियो कितना हो गया 1, है ना। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप इसको R वेक्टर भी मानोगे, इसको AD वेक्टर को R वेक्टर मान लो, फॉर्मूला होता है MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन में M प्लस N। अगर वो मिड पॉइंट है तो AD वेक्टर हो जाएगा, M 1 और 1 2 हो गया, तो वेक्टर B प्लस वेक्टर A अपॉन में 1 प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 नीचे कितना आ गया बच्चे 2। क्लियर है? अब देखो जरा यहाँ पर, तो ये वाला वेक्टर बताओ कितना है, AB वेक्टर I प्लस J प्लस 2K प्लस 3I माइनस J प्लस 4K डिवाइडेड बाय 2, कितना हुआ 4I कैप, J से J कट गया 2, और ये कितना हुआ 6K कैप डिवाइडेड बाय 2, कितना हुआ 2 प्लस K 2I कैप प्लस K 3K कैप। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन कितना हो गया, डी ऑप्शन हो गया। क्लियर है? आ गया बच्चे? ठीक है, यहाँ पर मैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर देता हूँ। लिमिट 0 से π/6 सेक स्क्वायर x माइनस π/6 dx, इसका इंटीग्रेशन बताओ, सीधा सीधा कितना हो गया 10 ये हो गया बच्चे, है ना, 10x हो गया सेक स्क्वायर x का। अब इसमें लिमिट पुट कर दीजिए 10 π-6 माइनस π-6 माइनस 10 0 माइनस π/6, कितना हुआ बच्चे 10 0, 10 0 कितना होता है 0, माइनस माइनस π/6 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 10 π/6 यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा वो, और 10 π/6 का मतलब 1030, और 1030 की वैल्यू 1/√3, कितना ऑप्शन हो गया ए। क्लियर है बच्चे? बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चंस आपको देखने हैं, एक बार देख लीजिए, दोबारा आप क्वेश्चन ट्राई करके देखें, उसमें जो भी आपका सॉल्यूशन है, जो भी आपने गलती करी है उसको दोबारा एक बार ट्राई करें। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, उसने क्या बोला, इफ वेक्टर A इक्वल टू के ए का मॉडुलस, तो ये कितना हो जाएगा वेक्टर A इक्वल टू में K। अच्छा कितने बाई कितने का मेरे बच्चे 2/2 का है, तो बाहर हो जाएगा K की पावर N होती है, ठीक है ना, तो K स्क्वायर डॉट A का मैग्नीट्यूड। ठीक, क्लियर है? तो K स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ गया 1। क्लियर है? तो K की दो वैल्यू आ गई, एक +1 और एक -1। अब दोनों का सम निकालना है, दोनों का क्या निकालना है सम, तो +1 और -1, आंसर इज 0, तो ऑप्शन इज डी। क्लियर है? आ गया बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं, बड़े ध्यान से समझना। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजनेबल रीजन आपको गिवन है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपने पॉइंट रख के देखे होंगे, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 240 आएगी, मिनिमम वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो 96 आएगी, उसमें से उसको माइनस करोगे तो इसका ऑप्शन आ जाएगा क्या सी। क्लियर है? चलें, चलिए कुछ बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 में अटक गए होंगे,
तो समझ लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारे पास एक वेक्टर है, एक वेक्टर नहीं है सॉरी बच्चे, एक वर्टेक्स है हमारे पास एक ट्राइंगल के, और उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ ऑफ इन वर्टेक्स के अकॉर्डिंग ए बी सी डी, ठीक है ना, और ई एफ 1 1 1 हम ऐसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ 1 1 1 आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये किसकी वैल्यू हो गई मेरे बच्चे, ए सी ई बी डी ई एफ 1 1 1, ये किसकी वैल्यू हो गई, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा। तो अब हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, और इसका क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर करना, तो स्क्वायरिंग इसका बोथ साइड कर देंगे तो फोल डेल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई मेरे बच्चे, आंसर इसका बी। क्लियर है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। उसने क्या बोला है कि जो ए मैट्रिक्स है उस ए मैट्रिक्स का 1 4 x z 2 y -3 -1 3 ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू किसके हो गया, ए के सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो 1 4 इसका ट्रांसपोज कर दो, इधर ट्रांसपोज लिख दो, 1 4 x z 2 y -3 -1 3 इक्वल टू हो गया ए मैट्रिक्स, बताओ 1 4 x z 2 y -3 -1 और 3। यहाँ से देखो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ रही है -1, और z की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ रही है 4, z की वैल्यू क्या आ रही है 4, और आपको निकालना है x प्लस y प्लस z, तो ऑप्शन हुआ -3 -1 प्लस 4, आंसर इज 0, तो इसका ऑप्शन आ रहा है 0। क्लियर है, आ गया बच्चे बात समझ में, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से आप अपना क्वेश्चन एक बार दोबारा करके देख लीजिए, कोई भी डाउट है तो उसको दोबारा करके देख लीजिए। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उसने बोला इफ़ द सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाइस, है ना, पहली बात जो हम सैम्पल स्पेस कर रहे हैं वो एक डाई को फेंक कर रहे हैं। इफ द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन इफ द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस इज 9, ये गिवन है आपको, देन द प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नंबर ऑफ ऑब्टेन वन ऑफ द डाइस इज 4, ठीक है। क्लियर है, तो हमने बस ई मान लिया, ई हमने कोई इवेंट मान लिया, इसमें सम ऑफ नंबर कितना आ रहा है, डाइस पे 9 आ रहा है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन हो सकता है, 4, 5, 5, 4, 3, 6, 6, 3, यही होंगे बच्चे। एफ इवेंट मान लो इसमें 4 पहले आ रहा है, 4, 5, 5, 4, और आपको निकालना है पी एफ बाई ई, मतलब एफ इवेंट के होने की जब ई हो चुका था 2/4, आंसर इज 1/2, सिंपल हो गया, ऑप्शन इज डी। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर साइन वाई प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स की होल पावर 3 कॉस वाई इक्वल टू में रूट वाई। क्लियर है, अब हमें इसमें क्या करना है मेरे बच्चे, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, इसके ऑर्डर की बात करो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें कितना इन्वॉल्व है 2, उसकी पावर कितनी है मेरे बच्चे 1, तो इनका प्रोडक्ट कितना हो गया भाई 2 × 1 2। क्लियर है, आ गया बच्चे बात समझ में। चलें जी हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप इसको इतने लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपका, तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम चलते हैं। उसने क्या बोला, फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉडुलस एक्स, है ना। इस फंक्शन को थोड़ा सा डिफाइन करूँ तो ये फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर जब एक्स बड़ा होगा माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स छोटा होगा। फंक्शन का डेरिवेटिव है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड द कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 पर, तो 0 पर जो है फंक्शन वो कॉन्टिन्यूस भी है और 0 पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी है। क्लियर है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करी जाए तो आपके क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाएगा कॉन्टिन्यूस एंड द डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0।
क्लियर है, बात आ गई समझ में। चलिए यहाँ से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, उसने बोला है आपसे हमें वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालनी है अगर फॉर विच द एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस। अब एंगल बिटवीन द लाइंस आपको निकालना है। अच्छा लाइन क्या क्या आपको दिखिए, वेक्टर आर इक्वल टू में आई प्लस ठीक है, वेक्टर आर इक्वल टू, बेटा इस लाइन को थोड़ा सही लिख लेना तरीके से करके, मतलब इसमें आई कंपोनेंट एक साथ क्यू वाला एक साथ, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस क्यू कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप। ठीक है बच्चे, उसने क्या दिया, इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बना हुआ है, 90 डिग्री का है ना। एंगल जो भी हम निकालते हैं आपको पता है कि अगर 90 डिग्री का है तो कोस थीटा इक्वल टू, एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल अगर बात करी जाए तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड, ये होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला है ना। और b1 और b2 जो है ना ये दोनों होते हैं पैरेलल वेक्टर, तो बेटा ये रहा एक पैरेलल वेक्टर और बेटा एक पैरेलल वेक्टर ये रहा, यही होंगे ना। ठीक है, अब जब ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं तुम्हारे पास तो वो कितना बना हुआ है, कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ से सिर्फ आया b1 डॉट b2 इक्वल टू 0, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो 2 प्लस कर दो भाई लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू में 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -4, ऑप्शन इज ए। क्लियर है, बात आ गई बच्चे समझ में। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 18, ए वेक्टर मेक्स एंगल π/4 विद x एक्सिस और y एक्सिस के साथ भी क्या बना रहा है बच्चे π/4, और उसके बाद वो z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो निकालना है ना। तो आपको अल्फा एंगल गिवन है π/4, बीटा एंगल गिवन है π/4, गामा एंगल आपको निकालना है। अब आप जानते हो फिर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू में 1, कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है यहाँ प्लस है इसको देख लेना। ठीक है, कोस स्क्वायर अल्फा मतलब कोस π/4 मतलब 1/2 प्लस 1/2 प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू में 1, तो कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू में 0, तो कोस गामा इक्वल टू में कोस π/2, तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे π/2, इसका ऑप्शन इज सी। क्लियर है, आ गई बच्चे बात समझ में। चले हम चलिए ठीक है ना, तो यहाँ पर आप अपनी वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2 sin इनवर्स x प्लस 3π/2, मुझे इसकी रेंज निकालनी है। देखो sin इनवर्स x की रेंज कितनी होती है बताओ, -π/2 से π/2, तो बेटा 2 sin इनवर्स x की सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, माइनस, अब किस में क्या प्लस कर दिया बच्चे हमने 3π/2, तो यहां से आपके पास ये कितना आ गया मेरे बच्चे π/2, 2 sin इनवर्स x को आपने y मान लिया, y मान लो फंक्शन है y मान लिया, y इज लेस देन 5π/2। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल आपका सही है, असर्शन इज करेक्ट है। द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू द साइन इनवर्स x के 0 से पाई होता नहीं होता, तो मतलब असर्शन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं, हमें इसके बीच में पहला लाइन तो आपने a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 से देखेंगे, सबका रेशियो सेम आएगा -1, बट लाइन L1 पैरेलल की क्या कंडीशन होती है, b1.b2 इक्वल टू 0 नहीं होती, तो असर्शन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स। क्लियर है, सेक्शन ए समझ में आ गया आप सबको है ना। तो सेक्शन ए में जो भी डाउट्स हैं उनको बड़े ध्यान से दोबारा करना, आराम से क्वेश्चंस को करके देख लेना। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। चलें बच्चे, चलिए थोड़ा सा सेक्शन बी की तरफ चलते हैं अब सेक्शन बी में आपको सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी और प्रॉपर सॉल्यूशन की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है ना, तो सेक्शन बी के जो सॉल्यूशंस रहेंगे उनको हम एक एक करके करते हैं, ध्यान से समझना। 21 का फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास f(x) इक्वल टू में
साइन इनवर्स एक्स, है ना। उसका उन्होंने बोला पहले तो ड्रॉ द ग्राफ करना है, और जब x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है -1/√2 से 1/√2 तक, मतलब 45 से 45 -45 डिग्री से, क्योंकि साइन 1/√2 45 डिग्री पर होता है, -45 डिग्री से 45 डिग्री पर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर जो वैल्यू होगी, थोड़ा सा इसको और कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो वैल्यू होगी और यहाँ पर जो वैल्यू होगी, इसको दिखा दो, ये -1/√2 और ये होगा बच्चे 1/√2। क्लियर है, आ गया है ना। तो इस तरीके से इसका ग्राफ आपका बन जाएगा। उसके बाद इसमें आपको रेंज निकालनी है। जब अगर x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है -1/√2 से 1/√2, दोनों सब में साइन से मल्टीप्लाई कर दो, साइन वर्स से, साइन इनवर्स -1/√2 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 1/√2, ये कितना हुआ, माइनस बाहर आया, -π/4 से ये कितना हो गया, साइन इनवर्स x π/4। ऐसे निकाला करो रेंज, उसमें गलती नहीं होगी। तुम जो जल्दबाजी में गलती कर देते हो, निकालने तरीके नहीं आते इसलिए कर देते हो। तो रेंज कितनी हो गई बच्चे, रेंज -π/4 से π/4, ठीक है। क्लियर है, चलिए जी, अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट। अगर तुम देखो सेकंड पार्ट फंक्शन है, ए फंक्शन एफ सच दैट, एक फंक्शन है एफ सच दैट ए टू बी, है ना। और ए जो सेट है वो कितना आपको गिवन है, 1 2 3 4। सेट बी आपको निकालना है। फंक्शन 1 1 और 1 2 है, 1 1 1 2 है, तो जो डोमेन होगी वही क्या होगी, रेंज होगी। क्लियर है, सिंपल सी बात है। जब फंक्शन 1 1 1 2 है तो डोमेन इक्वल टू किसके हो गई, रेंज के। सेट बी निकालना है, फंक्शन कितना है, y इक्वल टू में 2x, x की वैल्यू एक बार 1 रख दो तो क्या क्या आ गई मेरे बच्चे, रेंज। तो सेट बी क्या आ गया, 2, 4, 6, 8। बस हो गया क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बच्चे बात समझ में, आगे की तरफ बढ़ा जाए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा विराम दे के और क्वेश्चंस को लिख लीजिए, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चंस लिखोगे तो जो मिस्टेक्स आपने करी है, जो क्वेश्चंस को करने का जो हेजिटेशन है, वो सब खत्म हो जाएगा। क्वेश्चंस को लिख लिया करो, जरूर लिखना है, नहीं खाली कि वीडियो मिल गई, देख लिया, सॉल्यूशन मिल गया तो हमें उसे लिखना नहीं है। लिख के करोगे तो आपका फ़ायदा रहेगा, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत अच्छा और बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो आसान लेकिन नीचे वाला है, ठीक है। ये नीचे वाला आसान है। एक चीज़ मैं तुम्हारे को बता देता हूँ, जब भी क्वेश्चन ऑप्शन में आपको कोई मिलेगा जिसके अंदर मतलब इंटरनल चॉइस होगी, इस बात को थोड़ा सा बड़े ध्यान से समझना। तो उसमें एक क्वेश्चन तो हमेशा लेंथी मिलेगा और दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो छोटा होगा बट थोड़ा सा वो ट्रिकी होगा, ठीक है ना। हमेशा ऐसे ही 2 क्वेश्चन ऑप्शन में डाले जाते हैं, तो उसको बड़े ध्यान से समझना है, ध्यान से उसको करना है, ठीक है। तरीके से उसको देख के करना है, तभी तुम आगे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है बच्चे। चलिए तो समझो भाई, लेट ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ए बी सी कैसे है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, है ना, विद पोजीशन वेक्टर। तीनों की पोजीशन वेक्टर गिवन है, ए बी और सी रेस्पेक्टिवली। फिगर भी आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ से हमने ये बना लिया कि ए है, ये बी है, ये सी है। नहीं, गलत हो गया थोड़ा सा, ये क्या है, सी नहीं, ये है बी और ये क्या है, सी, ठीक है ना। और हमारी बातों के चक्कर में, है ना, ट्राइंगल थोड़ा ढंग से नहीं बना, वरना ट्राइंगल बुरा मान जाएगा भाई। चलिए, इसकी पोजीशन वेक्टर ए है, इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, बी है, और इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, सी है। तो मुझे बताओ सी ए वेक्टर पहले तो कितना होगा।
इसकी पोजीशन वेक्टर ए है, इसकी क्या है सी, तो क्या हो जाएगा ए सी वेक्टर, ए में से सी को क्या कर देंगे माइनस। क्लियर है, तो कितना हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। ठीक है बच्चे, अब मुझे बताओ जरा ए बी वेक्टर क्या होगा। ए बी वेक्टर हो जाएगा बी माइनस ए वेक्टर, ठीक है, और सी बी वेक्टर बताओ क्या हो जाएगा जरा, बी माइनस सी वेक्टर, यही होगा मेरे बच्चे। क्लियर है, ये तीनों वेक्टर्स मेरे पास आ गए। अब यहाँ पर ये क्या है, ए डी एक लेंथ है ना, मुझे इसकी क्या निकालनी है, क्या निकालनी है मुझे, सो दैट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सी डी मुझे इतनी प्रूफ करनी है। चलें, अब मुझे ये बताओ जरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, हाफ इंटू बेस ए बी वेक्टर इंटू में सी डी वेक्टर, यही होगा बच्चे, है ना। लेकिन अकॉर्डिंग एक और हम फॉर्मूला पढ़ के आए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ एबीसी एक और होगा हाफ इंटू, यहां से दो वेक्टर हमने ले लिए सी ए वेक्टर क्रॉस सी बी वेक्टर, यही होगा। अरे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी, और वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होता है, उसकी दो एडजेसेंट साइड होती हैं, उसका हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है ना, तो उसके हिसाब से हमने निकाला। अब ये दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गए। जब आपके पास दोनों ही एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गए तो ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर इक्वल टू हाफ सी ए वेक्टर क्रॉस सी बी वेक्टर। अरे बच्चे बात समझ में आ रही है। अब देखो जरा यहाँ से देखो, ए बी वेक्टर मैं जानता हूँ बी माइनस ए, यहाँ रखूंगा तो नीचे देखो बी माइनस ए आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं करना, सी एम रख के सी बी रख के दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो बी माइनस ए वेक्टर सी डी वेक्टर इक्वल टू सी ए वेक्टर, है ना। सी ए वेक्टर बताओ जरा क्या होगा, वेक्टर ए माइनस सी वेक्टर क्रॉस, है ना, सी बी वेक्टर, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी वेक्टर। चलें बच्चे, अब समझो जरा यहाँ से, तो सी डी वेक्टर इक्वल टू, और लेंथ निकालनी है तो मॉडुलस निकालना, ये चीज़ भी समझ लेना, मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस सी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा तुम्हारे को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख दिया है सी क्रॉस सी अपॉन में वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है जी, चलिए, तो सी डी वेक्टर इक्वल टू में ए क्रॉस बी, अच्छा माइनस ए क्रॉस सी को मैं बोल सकता हूँ क्या, प्लस सी क्रॉस ए, इसको बोल सकता हूँ प्लस बी क्रॉस सी अपॉन में ये कितना हो जाएगा बी माइनस ए वेक्टर का मॉडुलस। इस पूरे पे मॉडुलस लगा देंगे, आपका आंसर मैच आ जाएगा, और वैसे भी आपका आंसर यही पूछा है उसने। क्लियर है, समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है। चले ना हम तो थोड़ा सा एक बार वीडियो को थोड़ा सा विराम देके इसको लिख लीजिए। क्लियर है, चलें हम, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन हम यहाँ से रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड वाला पार्ट मैं आपको करा देता हूँ। क्लियर है, चलें, आ जाइए 23। लेट ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर, नहीं सॉरी 23 का सेकंड ऑप्शन में फर्स्ट दोबारा पढ़ने लग गया। इफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स क्या है, x माइनस 5 अपॉन में अल्फा इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन में माइनस 5 इक्वल टू z प्लस 24 अपॉन में 5 अपॉन में माइनस बीटा, और दूसरी लाइन है x अपॉन में 1 इक्वल टू y अपॉन में 0 इक्वल टू z अपॉन में 1। ये दो लाइन्स हैं, है ना। पहले तो आप ये देखेंगे कि लाइन्स की कौन सी फॉर्म लिखी है, लाइन्स की लिखी है कार्टेशियन फॉर्म। अगर वो कार्टेशियन फॉर्म लिखी है तो उसमें आप फिर तरीके से देखेंगे कि कार्टेशियन फॉर्म प्रॉपर लिखे नहीं लिखी। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, x माइनस, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है ना, y माइनस
x माइनस एक्स टू अपॉन में ए टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन में बी टू, जेड माइनस जेड टू अपॉन में सी टू। ये होती है मेरे बच्चे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दो लाइंस। दो लाइंस की जो कार्टेशियन फॉर्म होती है वो यही होती है, ठीक है। अब इसको आप देख लेंगे कि ये प्रॉपर लिखी है या नहीं लिखी है ना। लिखी है तो ठीक है, ये देखो प्रॉपर है, हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन दिया है दो लाइंस का, वो π/4 है। एंगल बिटवीन क्या फॉर्मूला होता है, cos थीटा इक्वल टू में b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड, मतलब पैरेलल वेक्टर, मतलब है ना। तो यहाँ से ये पैरेलल वेक्टर दे देगा आपको, है ना, ये सब चीज़ें। तो cos कितना हो जाएगा बच्चे, π/4 b1 वेक्टर ये हो जाएगा। और तो इसकी मैंने डायरेक्ट डॉट निकाल रहा हूँ दोनों की, तो अल्फ़ा माइनस 5 इंटू में 0 माइनस बीटा अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड, b1 का मतलब ऊपर वाले का, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस बीटा का स्क्वायर। अच्छा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/√2। ये कितना हुआ, अल्फ़ा, ठीक है बच्चे, अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन में ये बेटा थोड़ा सा, हाँ मैं कहूँ ना, यहाँ पर ये माइनस बीटा नहीं है, बीटा है, तो ये यहाँ पर प्लस बीटा आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी प्लस ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा अपॉन में, यहाँ भी प्लस आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 25 प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में √2 से √2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 25 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू में अल्फ़ा प्लस बीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड आप कर देंगे, अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर, तो 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू में 25। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू में 25/2, ये आपका आ गया रिलेशनशिप बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। क्लियर है। चलें हम बच्चे आगे की तरफ बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, तो थोड़ा सा वीडियो को विराम दे के लिख लीजिए। चलें हम आगे ना, ठीक है। समझो बच्चे, 24 है, इस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और उस वो किस पे है, 0,2, वो भी ओपन इंटरवल्स। हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू में ax प्लस बी, x 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, 2x स्क्वायर माइनस x 1 से बड़ा है 2 से छोटा है। डिफरेंशिएबल फंक्शन है, 0 से 2 के बीच में डिफरेंशियल फंक्शन 1 पे ही होगा बच्चे वो। तो पहले हम निकाल लेते हैं LHD एट 1 पर। LHD क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस f1 माइनस h अपॉन में h। 1 से छोटा बताइए कौन सा फंक्शन कंसीडर करा जाएगा, ये वाला। तो कितना हो जाएगा, a इंटू में 1 प्लस बी माइनस a 1 माइनस h प्लस 1 प्लस b अपॉन में h। तो लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस b माइनस a और प्लस AH माइनस b अपॉन में h। b से b कट गया, a से a कट गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 AH अपॉन में h, h से h कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, a। अब यहाँ पर मैं RHD निकाल रहा हूँ, तो जब मैं RHD निकालूंगा तो RHD कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन में h। लिमिट h टेंस टू 0 है ना, 1 से बड़ा फंक्शन ये वाला कंसिडर किया जाएगा, नीचे वाला ये वाला फंक्शन 1 से कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना बच्चे। अब तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 1, मैंने ठीक है, अपॉन में h। लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस 2h स्क्वायर
प्लस 4h माइनस 1 माइनस h, है ना, माइनस h माइनस 2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अपॉन में क्या है h, ऊपर से बच्चे मैंने h कॉमन ले लिया और उधर से वो 4h माइनस h 3h भी हो गया, तो 2h प्लस 3 अपॉन में h, और एक बाहर h कॉमन लिया था वो उससे h से h कट गया, लिमिट पुट कर दिया, आंसर कितना आ गया। और जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो LHD किसके इक्वल होता है, RHD के, तो ये a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अच्छा एक बात और समझो, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा, एवरी differentiable function is continuous function but every continuous function is not a differentiable function। क्लियर है, बात आ गई ना बच्चे समझ में। तो थोड़ा सा आगे की बात को समझना बहुत ध्यान से, ठीक है, इतना लिख लो, थोड़ा सा मैं अब यहाँ से ऊपर से एक बार रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो को विराम दे के उसको लिख लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ से इतना पार्ट रब कर दिया, ए की वैल्यू वहाँ पे आ गई है, तो थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो 1 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा फंक्शन, 1 से छोटी के लिए ये है वैल्यू, तो a 1 प्लस बी इक्वल होगा 2 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, ये वैल्यू कितनी है मेरी 3 प्लस b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -2। ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है। क्लियर है, आ गई बच्चे बात समझ में, पक्का, आगे बढ़े, चलिए आगे की बात करते हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, वेक्टर r इक्वल टू में 3i माइनस 2j प्लस 6k, ये है आपको गिवन है, और वेक्टर r क्रॉस j डॉट वेक्टर r क्रॉस k -12, ठीक है ना। चलें, अब थोड़ी सी बात को समझना बहुत ही ध्यान से, सब अब मतलब बच्चे ना यहाँ कंफ्यूज होता है मल्टीप्लाई करने में, अरे कुछ नहीं करना यार, आप या तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, पहले वेक्टर r एंटर कर दो, यहीं पर आप वेक्टर r एंटर कर दीजिए और उसका क्रॉस कर दो यहाँ पर k j के साथ, j है ना, ये आपके पास j है ना, पहले उसका क्रॉस j के साथ, डॉट वेक्टर r 3i माइनस 2j प्लस 6k, इसका क्रॉस आप कर दीजिए k के साथ, और माइनस कितना 12, देखो यहाँ से इसका करो क्रॉस, तो 3i क्रॉस j माइनस 2j क्रॉस j प्लस 6k क्रॉस j डॉट डॉट यहाँ से करो 3i क्रॉस j, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा पेन एक बार चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए, क्रॉस, ठीक है, माइनस 2j क्रॉस k, ठीक है बच्चे, प्लस 6k क्रॉस k, ये और माइनस के 12, ठीक है। अब देखना जरा बड़े ध्यान से, 3i क्रॉस j हुआ 3k, j क्रॉस j 0 और k क्रॉस j, k क्रॉस j, जब k क्रॉस j आओगे तो डायरेक्शन 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 क्या बताऊँ मुझे, एंटी क्लॉकवाइज हो गई, तो माइनस के 6i कैप, क्लियर है, डॉट 3i क्रॉस j बताओ, i क्रॉस j k कैप, ठीक है बिल्कुल, j क्रॉस k, j और k, तो डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, भाई यहाँ पर हमने k क्रॉस j, डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, k से कहाँ पर जा रहे तुम, नहीं k क्रॉस j, तो डायरेक्शन इज क्या, अरे ये देख लो ना भाई, i j और k क्रॉस k, तो डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। आज हम कैसे जाएंगे फिर वहाँ से, j क्रॉस k, तो डायरेक्शन इज कैसी, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे i कैप, ठीक है, माइनस के 12, करो बच्चे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, 3 3 जा 9, ठीक है, और i और i कितना हो गया, i और i नहीं, यहाँ पर होगा ये i और यहाँ पर भी होगा ये i,
माइनस के 6 और ये प्लस का सॉरी 12 माइनस 12। नहीं बच्चे एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, कहीं आपकी मिस्टेक हो गई है, माइनस की कहीं मिस्टेक हो गई है। आई क्रॉस जे और आई क्रॉस के, मैंने कहा ना कहीं मिस्टेक हुई है आपकी, ये होगा आई क्रॉस के। आई क्रॉस जे कितना हुआ, के कैप, ये 0, और ये कितना हुआ माइनस के 6 आई कैप डॉट आई क्रॉस के, आई और के, आई से आप के जा रहे हैं तो माइनस के 3 जे, ठीक है बच्चे, और माइनस के 2 जे, तो यहाँ से आ गया 2 जे से आप के जा रहे हो तो 2 आई कैप माइनस के 12। यहाँ पे करते हैं, इधर के है नहीं 0, आई और आई कितना हो गया प्लस के 12, इधर जे नहीं है 0 माइनस 12, आंसर इज 0। क्लियर है, बात समझ में आ गई बच्चे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अब आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है, इसको करो जरा, इसमें कोई भी डाउट्स आए तो मुझे एक बार बता देना क्लास में। आपकी सेक्शन सी और सेक्शन डी की वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, पहले इनको आप देख लीजिए। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आ गई, चलिए थैंक यू।